गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 3 अगस्त 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग जो पहला टॉपिक करेंगे वो रहेगा कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में, जो बिहार में काफी समय से चल रहा था और इसके बीच में कुछ लीगल इश्यूज भी आ गए थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट खुद से कास्ट सेंसस नहीं कर सकती है। तो मामला बिहार हाई कोर्ट के अंदर गया था। तो उसके बारे में बात करेंगे, कास्ट सेंसस के बारे में। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यस, मेंस के पर्सपेक्टिव से इसके जो फेवर में जो आर्गुमेंट्स हैं और इसके जो अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मेंस के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्यों कुछ स्टेट्स कास्ट सेंसस को लेकर इतना सेंसिटिव है। उसके अलावा आर्टिकल आर्टिकल 370 जब से हटाया गया है जेएंडके से और जेएंडके को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे की हैं कि क्या 370 आर्टिकल पहले की तरह रहना चाहिए, जो या फिर सरकार ने उसको जो रिमूव किया है वो ठीक किया है। तो उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने वाले हैं। उसके अलावा एनआरसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मणिपुर में भी एनआरसी की प्रैक्टिस जो है उसकी डिमांड की जा रही है। उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। वो चला, यूक्रेन में पीस को लेके सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है, जिसमें उन्होंने 30 कंट्रीज के आसपास इंक्लूडिंग इंडिया उनको इनवाइट किया है कि रशिया में किस तरह से हम लोग पीस बना सकते हैं और ये जो रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा है उसको किस तरह से एंड कर सकते हैं। उसके अलावा एक छोटा सा एडिटोरियल है इंडिया यूएस ट्रेड पोटेंशियल को लेके। ज्यादा अच्छा एडिटोरियल तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे इंडिया और पाक और यूएस से मिलके अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली उसके बारे में थोड़ा सा एडिटोरियल दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। पहला जो टॉपिक यहाँ पे है वो देखिए, कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में है। आर्टिकल अगर हम पढ़ेंगे तो क्या कहता है, डे आफ्टर कोर्ट नोड कास्ट बेस्ड सर्वे रिज्यूम्स इन बिहार। बेसिकली हुआ ये था कि पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट ने कास्ट और वहां के लोकल कोर्ट ने भी कास्ट बेस्ड सेंसस सर्वे जो कि बिहार के अंदर चल रहा है उसके ऊपर रोक लगा दी थी कुछ समय के लिए। लेकिन अभी पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जो प्रोसेस पूरी चल रही है ये एकदम परफेक्टली वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि भैया कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो स्टेट्स खुद से नहीं करा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवा सकती है। उस आर्गुमेंट में पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्टेट अगर चाहे तो वो करवा सकती हैं। क्योंकि पॉलिसीज वगैरह बनाना तो स्टेट का काम है, इंप्लीमेंट करना स्टेट का काम है, तो वेलफेयर वगैरह जो भी करना है वो स्टेट कर सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कास्ट बेस्ड सेंसस होता क्या है, देखिए। 1931 से पहले इंडिया में जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, हमारे यहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ करता था। यानी कि जो नॉर्मल सेंसस हुआ करता था उसमें कास्ट को लेके भी एक दो कॉलम हुआ करते थे, जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की कास्ट, सब कास्ट, जाति वो डाली जाती थी। बट उसके बाद से इस प्रैक्टिस को 1941 के बाद बंद कर दिया गया। यानी कि 31 वॉज द लास्ट सेंसस जहां पे कास्ट को ऐड किया गया था। इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो सरकार ने उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा और कास्ट को इंक्लूड नहीं किया। देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सी कास्ट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं कर रहे हैं। इनका डेटा तो पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो ओबीसी यानी कि जो अदर कास्ट हैं या इवन जनरल भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, जनरल कास्ट है ओबीसी, उनका डेटा इंक्लूड नहीं किया जाता है। और इसी को लेके सारी दिक्कत कि जो गवर्नमेंट सेंसस कराती है उसके अंदर कास्ट को भी इंक्लूड किया जाए और एक अच्छी खासी डिटेलिंग कास्ट के बारे में दी जाए। फिलहाल जो डेटा प्रेजेंटली यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो हमारे यहाँ पे यूज किया जाता है जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसके बेसिस पे कास्ट के डेटा को दिया जाता है। लेकिन वो डेटा भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि उसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, गड़बड़ है। कई बार क्या होता है, एक ही कास्ट, जैसे मान लो अग्रवाल है, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। अग्रवाल एक कास्ट है जो कि बनिया कास्ट होती है। अग्रवाल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्पेलिंग्स होती हैं, कुछ लोग उसमें ए डबल जी लगाते हैं, कुछ लोग उसमें AGARW लगाते हैं, कुछ लोग उसमें AGRAWL लगाते हैं। तो जब सेंसस की बात आती है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही कास्ट जो अलग अलग स्पेलिंग से लोग यूज करते हैं उसको अलग अलग कास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और कई बार इंडिया में कास्ट की जो संख्या है वो हजारों में नहीं भी लाखों में भी आ जाती है। तो डेटा जो है वो प्रॉपर नहीं है।
इस वजह से गवर्नमेंट ये कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इसे कराना पॉसिबल नहीं है। हालांकि उसके अंदर और भी रीजन उन्होंने दिए हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में दिए जाते हैं कि नहीं होना चाहिए, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि देखो भाई, इंडिया में पहले से ही जो एनएसएसओ का डेटा होता है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा होता है, इसके अंदर ऑलरेडी कास्ट दिया होता है। तो सरकार के पास जब ऑलरेडी किसी चीज का डेटा है, तो फिर आप बार बार डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो एक ही चीज के लिए? दैट वाज द फर्स्ट आर्गुमेंट जो उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है जी। दूसरी बात, वही जो मैंने आपको स्पेलिंग वाली बताई, तो डिटेल ब्रेकडाउन करना किसी कास्ट का बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार उनके प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, कई बार उनकी स्पेलिंग अलग होती है, बहुत बार एक ही कास्ट के अंदर छोटी छोटी सब कास्ट भी होती है। आप उनको कैसे इंक्लूड करोगे? जैसे ब्राह्मण के अंदर भी कई छोटी छोटी या बड़ी कास्ट होती हैं, ऐसे ही हर कास्ट के अंदर माना जाता है। तो एक ऑपरेशनल चैलेंज है कि आप लिस्ट को किस तरह से बनाओगे। तो इसके लिए पहले प्रॉपर कमेटी होनी चाहिए, प्रॉपर सर्वे, मतलब प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, तब आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज आप मत करिए। दूसरी बात, दिस वुड necessitate extensive post census classification work leading to potential delays in the release of the general caste census। जो जनरल कास्ट सेंसस होता है उसमें भी डिले हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि इतनी सारी कास्ट, सब कास्ट, जाति, जनजातियां, इनका डेटा को कलेक्ट करने में तो टाइम लगेगा। आप 2-4 महीने में तो कर नहीं कर सकते, चाहे भैया आप जितने मर्जी अच्छे कंप्यूटर का यूज कर लीजिए, एरर तो उनके अंदर होगी ही होगी। तो उनका ये कहना है कि जिसकी वजह से नॉर्मल जो कास्ट जनरल कास्ट सेंसस, जनरल सेंसस होता है, वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। और इसकी एक्यूरेसी के ऊपर उन्होंने डाउट खड़े किए हैं। एक बात यहाँ पे और भी है, जो सबसे बड़ा रीजन है वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कास्ट सेंसस करवाया जाएगा अगर, तो इससे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एनहेंस होगी, प्रमोट होगी। क्योंकि लोग डिमांड कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल रैलीज होंगी, पॉलिटिशियंस भी कह सकते हैं कि देखो ये फलानी जो कास्ट है, ये इसके इतने परसेंटेज लोग हैं, इनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये जो कास्ट है उसको ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। अब जैसे मान लो कोई ये कास्ट है जिसकी संख्या सिर्फ 5% है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर 15% या 20% का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो वो डिमांड कर सकते हैं कि देखो भाई, ये कास्ट सिर्फ 5% है और 15-20% नौकरियां ले रही है, तो इनकी रिजर्वेशन को कम करिए। उसकी डिमांड बढ़ सकती है हायर कोटा के लिए। तो जो पॉलिटिशियंस अभी कर रहे हैं रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जो वोट मांग रहे हैं, वो और ज्यादा एनहेंस हो जाएगा, लोगों को और भड़काया जा सकता है वोट के लिए, वो सारी चीजें। तो जिससे रियल जो डेवलपमेंट इशू है उस वो हैम्पर हो सकता है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। हायर कोटा की डिमांड की जा सकती है। ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारी जो डोमिनेटिंग कास्ट हैं, वो हायर कोटा की डिमांड, वो कोटा की डिमांड कर रही हैं। लेकिन जब कास्ट सेंसस होगा तो बहुत सारी कास्ट ये कह सकती हैं कि देखो भाई, हमारी जो पॉपुलेशन है वो 15% है, तो हमें 15% का रिजर्वेशन दिया जाए, कोटा दिया जाए। कुछ बोलेंगे हमारी रिजर्वेशन 5% है, तो हमें 5% का दे दीजिए। तो ये जो 50% का जो करंट कैप है, वो ब्रीच हो सकती है, क्योंकि वो लोग अपनी परसेंटेज के हिसाब से डिमांड कर सकते हैं वहां पे अपना कोटा। तो ये कुछ इश्यूज हैं, जो डेवलपमेंटल इश्यूज कह लीजिए, सोशल इश्यूज कह लीजिए, जिसकी वजह से कास्ट सेंसस को अपोज किया जाता है। लेकिन कुछ आर्गुमेंट इसके फेवर में भी है। फेवर में ये है कि जो एनएफएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, या एनएसएसओ का जो डेटा होता है वो एक्यूरेट नहीं है, उसके अंदर हर चीज इंक्लूड नहीं की जाती है। लेकिन जो कास्ट सेंसस होगा वहां पे हर चीज उनकी इंक्लूड की जाएगी, जो एक्चुअल डेटा होगा। तो पहली बात तो ये, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह, एसेट्स वगैरह, ठीक है, ऑक्यूपेशंस, एजुकेशन लेवल, एज, कंस्ट्रक्शन, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी कास्ट सेंसस के अंदर, जो यूजली एनएसएस वगैरह के अंदर कवर नहीं होती हैं। तो एक तो बेटर तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में आसान रहेगा। अब देखिए, हो सकता है कुछ कास्ट, सब कास्ट ऐसी हों जिनकी परसेंटेज पॉपुलेशन में अच्छी खासी है, मान लो उनकी परसेंटेज जो है 20% है, लेकिन जब गवर्नमेंट सुविधाओं की बात आती है तो उनके पास सुविधाएं ही नहीं है, ना उनके पास एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना लैंड है, ना जॉब्स हैं। तो उन ग्रुप्स को लेके, उन कास्ट को लेके जो कि डिसएडवांटेज पोजीशन में है, गवर्नमेंट थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप ले सकती है। इसी को तो जस्टिस कहते हैं ना, इसी को तो सोशल जस्टिस कहते हैं। यानी कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको सरकार एक्स्ट्रा हेल्प करे। ये तभी पता चलेगा जब कास्ट सेंसस होगा कि ये कास्ट को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए, उतनी सुविधाएं इसको नहीं मिली है। ऊपर से जब इंदिरा साहनी केस हुआ था, जब मंडल कमीशन को सेटअप किया गया था, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि हर 10 साल के बाद डेटा कलेक्ट होना चाहिए कास्ट का, जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी कास्ट जो है वो प्रिविलेज कास्ट है, कौन सी कास्ट जो है वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, ताकि ऐसी कास्ट को हम लोग टैकल कर सकें, मॉनिटर कर सकें, जिनको अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से डिसप्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिल रहे हैं रिजर्वेशन में। ठीक है। तो ये जैसे मान लो आप ये मान के चले जो कोई कास्ट है, ठीक है, मान लो कोई शेड्यूल कास्ट में ही है, एससी है। एससी का तो वैसे डेटा जाता ही है सेंसस में, लेकिन एससी के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट कास्ट होती हैं। अब सभी के सभी एससी तो बैकवर्ड नहीं है एजुकेशनली और इकोनॉमिकली, स्पेशली, है ना। सोशली तो ऑफ कोर्स बैकवर्ड है, तभी एससी का स्टेटस दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर हम लोग हर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद एक डेटा कलेक्ट करेंगे जिसमें हमें ये पता चल जाए कि प्रॉपर कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो सब कास्ट है, उनका कितना रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है जॉब्स वगैरह के अंदर, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट बेटर पॉलिसी बना सकती है किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेके। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया था। दूसरी बात, जैसे जाट, पटेल, मराठा वगैरह, ये ऑलरेडी डोमिनेटिंग कास्ट है जो कि रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है। यस, लेकिन और कई बार ये इस तरह का जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं वो वायलेंट भी हो जाते हैं, हिंसा वगैरह भी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर साइंटिफिक डेटा नहीं है कास्ट के हिसाब से। अगर सरकार कास्ट के हिसाब से प्रॉपर डेटा लेके आएगी तो उनको ये पता चल जाएगा कि भैया ये जो प्रॉपर कास्ट है उनका कितना परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन में है और कितना वो जॉब्स वगैरह के अंदर उनका है। उसके हिसाब से गवर्नमेंट ये डेटा रख सकती है सामने, है ना। जैसे मान लो पटेल है, अभी पटेल वैसे तो देखा जाए डोमिनेटिंग कास्ट है, लेकिन इनका जॉब्स के अंदर कितना परसेंटेज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में इनको कितना बेनिफिट मिल पा रहा है, वो सब हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, क्योंकि कास्ट सेंसस हम लोग करवाते नहीं है। तो ये प्रॉपर तरीके से एड्रेस हो सकती है प्रॉब्लम्स अगर हम लोग कास्ट सेंसस डेटा कलेक्ट करते हैं। तो दोनों ही आर्गुमेंट है, इसके फेवर में भी है और कुछ अगेंस्ट में भी है। लेकिन एक प्रॉपर सोल्यूशन क्या हो सकता है? प्रॉपर सोल्यूशन तो यही हो सकता है कि भाई पहले तो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको अग्री होना पड़ेगा कि ये करवाना है कि नहीं करवाना है। ठीक है। और साइंटिफिक तरीके से आप एनालिसिस करिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे मत करिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली सोशल जस्टिस मैटर करता है। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर तो हमें करना ही है, लेकिन वेलफेयर इस तरह से नहीं करना है कि पूरे जो सोशल हार्मनी है वही डिस्टर्ब हो जाए। उसको भी बैलेंस करना है, और उसी को बैलेंस करने के लिए कहीं 50% का जो डेडलाइन है वो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भैया 50% से ज्यादा आप नहीं दे सकते रिजर्वेशन कहीं ना कहीं। वो सारी चीजें होनी चाहिए। जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो फिलहाल हम लोग यूज करते हैं, इसको भी तो रिव्यू करना जरूरी है ना। ऐसा ये 2011 में आया था, तो ऑलरेडी इसको 11-12 साल हो चुके हैं। तो अब तो समय आ गया है कि आप इसको अपडेट करिए। तो जरूरी है उसके लिए भी कास्ट सेंसस किया जाना नेशनल लेवल पे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा अडॉप्टिंग द सेंसस मेथड टू द मीट करंट डिमांड्स ऑफ द क्रूशियल, दिस कॉल फॉर द प्रिसिजन एफिशिएंसी एंड द कॉस्ट इफेक्टिवनेस नेसेसिटेटिंग कोऑर्डिनेटिंग अमंग द डिफरेंट डेटा सोर्सेज। भैया 10 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, कंप्यूटर चीजें आ गई हैं। तो अब जो एरर के चांसेस थे वो उतने ज्यादा नहीं रहे हैं। तो सरकार को एक कास्ट सेंसस जो है करवा लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट हो सके और पॉलिसीज जो है वो एड्रेस हो सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा बैलेंस बना के लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मिसयूज ना हो, सबसे बड़ी बात यह है। डेटा होना इज अ डिफरेंट थिंग, उस डेटा का यूज होना या मिसयूज होना इज अ डिफरेंट थिंग। मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करने पड़े तो वो भी किए जा सकते हैं। चलिए, आर्टिकल 370 के बारे में ये आर्टिकल है। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। बहुत सालों तक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना ही नहीं, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चलिए भैया हम इसको देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है? तो यहाँ पे जो कपिल सिब्बल जी हैं, जो जिन्हों की जो केस लड़ रहे हैं, तो उनका कपिल सिब्बल जी का ये कहना है कि देखो साहब, जब आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें क्या कहा गया था? उसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 370 को अगर रिमूव करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपने आप अपनी मर्जी से रिमूव नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट इसको रिमूव नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर कैसे रिमूव कर सकते हैं? जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो उस समय बनाई गई थी, उसकी परमिशन लेनी जरूरी है। उसकी परमिशन के बिना
प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को रिमूव नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आर्टिकल 370 कैन नॉट बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा उस समय, क्योंकि जब 370 को हटाया गया था तो वहां पे गवर्नर रूल लगा हुआ था, यस, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, तो प्रेसिडेंट ने वहां से उसको हटा दिया। सरकार कह रही है कि बिल्कुल पूरी तरह से लीगल है, और सिब्बल साहब ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की परमिशन नहीं ली गई। और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमिशन लेनी जरूरी है, तभी आप हटा सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है कहाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? और मजे की बात यह है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ही नहीं। तो भाई जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ही नहीं तो किसकी परमिशन लेंगे? और जब परमिशन लेने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो ये इलीगल कैसे हो सकता है? हाँ, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो, फिर तो चलिए बात मान लिया। जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इसको तो खत्म कर दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है, ओनली ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो सवाल बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही किया गया है कि 1957 के बाद जब वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसोल्यूट कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, तो उसके बाद आर्टिकल 370 को हटाने की पावर प्रेसिडेंट के पास खुद ब खुद चली गई है। आर्ट ठीक है, तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो पावर पूरी प्रेसिडेंट के पास आ गई। उनका ये कहना है कि जैसे किसी दो कोई लॉ है, अब इस लॉ के अंदर दो चीजें हैं, अगर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कानून एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करते तो ये चीज तो एग्जिस्ट कर सकती है ना। यानी कि प्रेसिडेंट 370 को रिमूव कर सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं है तो। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 370 है भैया, वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की परमिशन लेनी जरूरी है तो वो परमानेंट हो गया ना, तो टेम्परेरी कैसे हुआ? तो ये कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट ने पूछी हैं कपिल सिब्बल साहब से। Clause 3 of the 370 give the president power to notify the article inoperate or modify it, but proviso has mandated to necessity that such move would have to be recommended by the Constitutional Assembly of J&K. But Constitutional Assembly does not exist. So this provision also does not exist. Constitutional Assembly is not a permanent body. हाँ, अगर वो परमानेंट बॉडी होती तो उससे पूछ लेते, जो वो है ही नहीं तो किससे पूछेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि 370 परमानेंट नहीं हो सकता। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ऑब्जर्व किया है, ओरली ऑब्जर्व किया है, रिटर्न में ऑर्डर पास नहीं किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाए तो क्या बात है। अभी देखिए, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगा और ये अभी इसकी जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, और बीच में द हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे आएंगे, कुछ टेक्स्ट सेक्शन भी आएगा, कुछ एडिटोरियल भी आएंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कशन करते रहेंगे। तो इसे हम लोग एज अ सीरीज की तरह देखेंगे। एक दिन में आपको सब कुछ मैं नहीं करवाऊंगा, थोड़ा 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 करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, जहां से चीजों की शुरुआत हुई। आर्टिकल 370 एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टेम्परेरी प्रोविजन, ठीक है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी दिया गया। ये क्यों दिया गया? क्योंकि जब 1947 को इंडिया आजाद हुआ था, उस समय जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था, वो बाद में बना। अक्टूबर 22 1947 को जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अटैक किया गया बाय ट्राइबल इन्वेजन, जो कि पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर उन्होंने किया था। भी हम इस चीज का अच्छे से पता है। वो लोग काफी कश्मीर के काफी पास में पहुंच गए थे। उस समय वहां के जो महाराजा थे हरि सिंह, उनको ये लगा कि भाई देखिए, पहले तो हरि सिंह जी जो है वो कंफ्यूज थे, इंडिया के साथ जाए पाकिस्तान के साथ जाए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाऊंगा। हालांकि उनके मन में वो थोड़े समय के लिए आया था, लेकिन उसी थॉट के बीच में पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल इन्वेजन हुआ। हालांकि इसे ट्राइबल इन्वेजन कहा जाता है, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ वो पूरा इन्वॉल्वमेंट था। तो हरि सिंह जी पैनिक कर गए। हरि सिंह जी ने इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा कि साहब, आप मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिए और हमारे यहाँ पे ट्रुप भेज दीजिए, है ना, मतलब हेल्प करने के लिए आर्मी भेज दीजिए।
तब इंडिया ने कहा कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, तब हम लोग आपको हेल्प के लिए भेजेंगे। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसके बाद हमारी आर्मी वहां पे गई और वो चीजें जो थी वहीं पे रह गई, जिसे हम जो आज हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इसके अंदर ये कहा गया था कि तीन एरिया ऐसे हैं, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। बाकी सारी चीजें जम्मू एंड कश्मीर की वो खुद कंट्रोल करेंगे। तीन मैटर दिए गए थे, हालांकि बाद में इनको डाइल्यूट कर दिया गया और बहुत सारे मैटर यहाँ पे ऐड कर दिए गए। जैसे बाद में इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक्सटेंड कर दी गई। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। तो फिलहाल जैसे नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन पहले तो था ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट वहां पे नेशनल इमरजेंसी कर ही नहीं सकती थी। बाद में प्रोविजन ऐड कर दिया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, उसको अप्रूवल के साथ। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन। तो ये पूरा मामला वहां पे चल रहा था, आर्टिकल 370 वाला। हिस्ट्री थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है थोड़ा सा वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनाई गई थी उसका पर्पस था जम्मू एंड कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसे खत्म कर दिया गया। तो ये प्रोविजन ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की परमिशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि असेंबली ही खत्म हो गई। तो ये जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये ऑब्जर्व किया है कि वो सही नहीं है। ठीक है, बाकी तो हम लोग बाद में डिस्कशन इसको करते रहेंगे। चलिए जी। यूनाइटेड नागा काउंसिल आस्क स्टेट गवर्नमेंट टू स्टार्ट अपडेट ऑफ द एनआरसी इन द मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, खासकर नागा ग्रुप्स मणिपुर के अंदर जो है। देखिए, नागा ग्रुप मणिपुर में भी है, नागापुर मैक्सिमम नागालैंड में है, लेकिन मणिपुर के अंदर भी आते हैं। तो बात यह है कि भैया जब मनी म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे कम्युनिटीज, बहुत सारे लोग वो म्यांमार से मणिपुर के अंदर एंट्री कर गए। मणिपुर के अंदर यूजली तीन ग्रुप्स रहते हैं, मेती ग्रुप जो कि नॉन ट्राइबल ग्रुप है, नागा ग्रुप जो कि ट्राइबल ग्रुप है, और कुकी जोमीज। मेती ग्रुप और नागा ग्रुप को इंडिजेनस कहा जाता है मणिपुर का, यानी कि वो ऐतिहासिक तौर पे वहीं पे रहते हैं। कुकी जोमी जो लोग हैं, हालांकि वो भी इंडिजेनस है, लेकिन बहुत सारे कुकी जोमी कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज वो म्यांमार में भी रहती हैं। तो जब म्यांमार के अंदर क्लैश हुए, म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री कूप हुआ, तो बहुत सारे कुकी जोमी वो मणिपुर के अंदर एंट्री कर गए और वहां पे रहने लगे उन गांवों में जहां पे पहले से ही कुकी जोमी लोग रहते हैं। कुकी जोमी जो ट्राइबल ग्रुप्स है, ये म्यांमार के ट्राइबल ग्रुप्स के साथ, क्योंकि ये कम्युनिटी सेम है, इनके कल्चर सेम है, तो उनके साथ उनके फैमिली रिलेशंस हैं, तो उन्होंने उनको वेलकम किया और बहुत सारे सेटअप हो गए मणिपुर के अंदर, ऐसा कहा जाता है। और ये जो नागा ग्रुप्स हैं और जो मेती ग्रुप्स हैं, इनका ये आरोप है, ये सिर्फ आरोप है, प्रूफ नहीं है फिलहाल, कि कुकी जोमी जो ग्रुप हैं वो नार्को टेररिज्म करते हैं। यानी कि वो नारकोटिक्स का धंधा करते हैं, अफीम वगैरह उगाते हैं, उसको बेचते हैं, और फिर बाद में जो है वहां पे हथियार वगैरह खरीदे जाते हैं म्यांमार, चाइना वाइना से, और वहां पे नार्को टेररिज्म करते हैं। जिसके लिए ये पूरा जो इशू है वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट ने कुछ गांवों के ऊपर छापेमारी की गई थी जहां पे इलीगल नारकोटिक्स ट्रेड हो रही थी, जहां पे इलीगल अफीम वगैरह की कल्टीवेशन हो रही थी, उनको रोका गया। उसके बाद में वो सारी चीजें शुरू हुई। लेकिन नागा ग्रुप्स का ये कहना है कि सर आप मणिपुर के अंदर एनआरसी करवाइए, एनआरसी से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कौन से लोग वहां के इंडिजिनस हैं और कौन से लोग वहां से बाहर से इलीगल माइग्रेंट होके आए। तो इसलिए एनआरसी कंडक्ट करवाना जरूरी है, तो वो डिमांड यहाँ पे चल रही है। तो एनआरसी बेसिकली होता क्या है, नेशनल रजिस्टर फॉर द सिटीजन। देखिए वर्ड ही लिखा हुआ यहाँ पे सिटीजन, सिटीजन मतलब जो इंडिया के सिटीजन है, बाहर वाले नहीं। आधार कार्ड वो सिटीजन का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको गवर्नमेंट सुविधाएं मिल सकें, सिलेंडर आपको लेना है, कुछ भी लेना है। लेकिन एनआरसी के अंदर सिर्फ वही लोग होंगे जो इंडिया के ओरिजिनल सिटीजन हैं। तो बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एनआरसी को बनाया जाता है। जब शुरुआत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कहा गया था भैया पूरे देश में एनआरसी होगी, है ना, मैंडेटरी होगी हर 10 साल के बाद। लेकिन फिलहाल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आसाम के अंदर ही एनआरसी करवाया गया 1951 में, वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। फाइनली अभी 2016 15 16 के अंदर एनआरसी स्टार्ट हुआ आसाम के अंदर। तो फिलहाल आसाम इज द ओनली स्टेट जहां पे एनआरसी अपडेट हुआ है। लेकिन कई सारे स्टेट के अंदर उसकी डिमांड हो रही है, नागालैंड में भी डिमांड हो रही है एनआरसी की,
और अभी मणिपुर के अंदर भी डिमांड हो रही है एनआरसी की। एनआरसी का जो प्रोविजन है वो एक्चुअली 1985 में अकॉर्ड किया गया था, जो कि आसू ग्रुप था और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, आसाम की गवर्नमेंट के बीच में किया गया था कि हम लोग एनआरसी करवाएंगे, जहां पे 1971 की डेट रखी गई थी। मतलब ये है 1971 के बाद आसाम के अंदर जो भी लोग आए हैं उन्हें इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर किया जाएगा। उससे पहले जो लोग आसाम के अंदर रह रहे हैं वो वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, तो जो कि एनआरसी के इंक्लूड होते हैं। 1971 से बाद वाले एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो उसे इलीगल माइग्रेंट कहा जाता है। सरकार इलीगल माइग्रेंट्स को वापस नहीं भेज रही है, ऐसा नहीं है कि उनको वापस चले जाओ आप लोग, रहे वो यहीं पे रहे हैं, लेकिन सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये लोग इलीगल हैं और ये लोग लीगल हैं, उसके लिए एनआरसी किया जाता है। तो फिलहाल मणिपुर और के अंदर और नागालैंड के अंदर भी डिमांड हो रही है, बट मणिपुर का तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कुकी, चिन, जोमी जो म्यांमार से आए हैं, उसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, ऐसा लोगों का कहना है म्यांमार से आने की वजह से। उसके अलावा जो नेपाल से गुरखा लोग भी कुछ वहाँ पे आए हैं, जिन्हें वहाँ पे आउटसाइडर कहा जाता है। तो लोकल जो मेती पॉपुलेशन है, लोकल जो नागा पॉपुलेशन है, उनका उनको थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं वो खुद के स्टेट के अंदर ही माइनॉरिटी ना हो जाए, तो वो उसको लेके वहां पे एनआरसी की डिमांड हो रही है। अब वो वहां पे होगी एनआरसी या नहीं होगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल एनआरसी की डिमांड वहां पे की गई है। ठीक है जी, चलो देखो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था, 2020 का क्वेश्चन है ये। एनालाइज द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड द ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स अलोंग द म्यांमार, बांग्लादेश एंड द पाकिस्तान बॉर्डर इंक्लूडिंग एलओसी। ऑल्सो डिस्कस द रोल प्लेड बाय द वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज इन दिस रिगार्ड। तो ये जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से भी एक अच्छा कंटेंट आपका हो जाता है। पूरे इशू के ऊपर नजर रखिए, यहाँ से अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए जी, एक फेस्टिवल है जो आज मनाया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर, जिसका नाम है आड़ी पेरोकू। ठीक है, आड़ी पेरोकू, ये आपको याद रखना है। आड़ी पेरोकू एक बड़ा ही यूनिक सा फेस्टिवल है अपने आप में, जो कि वोटर सस्टेनेबिलिटी के लिए होता है। इसमें जो वोटर गॉड होते हैं उनकी पूजा की जाती है, खासकर पार्वती माता की पूजा यहाँ पे की जाती है। तमिलनाडु के अंदर जो कावेरी रिवर होती है बेसिकली, ठीक है, कावेरी रिवर, क्योंकि मानसून का सीजन चल रहा है, तो वेस्टर्न घाट के अंदर खूब अच्छी खासी बारिश होती है। तो वेस्टर्न घाट के अंदर जब बारिश होती है तो कावेरी रिवर के अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, तो कावेरी रिवर काफी ब्रॉड हो जाती है। और इसमें ये कहा जाता है कि कावेरी रिवर जो है एज अ प्रेग्नेंट वुमन की तरह है, क्योंकि जैसे एक प्रेग्नेंट वीमेन एक बच्चे को जन्म देती है, एक जीवन को जन्म देती है, वैसे ही कावेरी रिवर वहां की जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हैं उनके लिए एक जीवन देने का काम करती है। क्योंकि एग्रीकल्चर कम्युनिटी है तो पानी तो चाहिए, इरिगेशन एंड ऑल दैट। तो उसके लिए एज अ माता पार्वती, जो कि कावेरी को इंडिकेट करती हैं, उनकी पूजा वहां पे की जाती है। तो इसके लिए होता है आडी पैरगू। तो यहाँ पे राइस से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, महिलाएं महिलाएं उनको अपने सर पे उठाती हैं और फिर वो जाती हैं किसी वाटर बॉडी में, वहां पे उसको प्रवाहित कर देती हैं और फिर सेलिब्रेट किया जाता है, ब्लेसिंग्स मांगी जाती हैं, राइट। तो ये इसके लिए उसको मनाया जाता है। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं और महिलाएं यहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, पुरुष यहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनिशियली जो कावेरी रिवर के आसपास के जो एरियाज हुआ करते थे, जो उसके किनारे हुआ करते थे, वहीं पे इसको सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे तमिलियंस रहते हैं और तमिलनाडु के अंदर भी दूसरी कम्युनिटीज हैं, सब इसको सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन शुरुआत में ये कावेरी रिवर के आसपास ही सेलिब्रेट किया जाता था। तो एक बड़ा यूनिक सा एक फेस्टिवल है जिसके बारे में प्रीलिम्स को लेके आपको आइडिया होना चाहिए। मेंस के परस्पेक्टिव से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस प्रीलिम्स का थोड़ा आप देख सकते हो। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका सेकंड जो है आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं थोड़े से टेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है वो आपको बहुत अच्छे से पता है ना। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर भी पूरा देख सकते हो, जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, ये वो एरियाज हैं जहां पे इनिशियली रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन बाद में यूक्रेन ने उनको पुश बैक किया और यूक्रेन ने इनको दोबारा से रीऑक्यूपाई कर लिया है। ये वो एरियाज हैं जो थोड़े से ये लाइन वाले आपको एरियाज नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है वो काफी पहले से रशिया के कंट्रोल में हुआ करते थे। जैसे क्रीमिया तो आपको पता ही है 2014 के बाद से ही रशिया के कंट्रोल में है ना। दोनेत्स्क हो गया और ये लुहान्स्क हो गया, ये भी पहले से ही रशिया के लगभग कंट्रोल में ही है। लेकिन जो ये ऑरेंज वाला एरिया, ये वो नए एरियाज हैं जो रशिया ने बाद में कंट्रोल किए हैं।
ये ग्रीन वाले एरियाज को यूक्रेन ने बाद में वापस ऑक्यूपाई कर लिया है। अब यूक्रेन और रशिया की जब बात करें, उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, चाहे आप फूड इन्फ्लेशन कह लीजिए, फर्टिलाइजर, है ना, वीट की जो कमी हो गई है पूरी दुनिया में, क्योंकि यूक्रेन सबसे ज्यादा वीट एक्सपोर्ट किया करता था पूरी दुनिया में, रशिया एंड ऑल दैट। तो वो तो चीजें खराब हुई हैं खैर, लेकिन उसके अलावा जो पीस प्रोसेस जो इम्पैक्ट हुई है वो एक अलग चीज है। तो कई सारी कंट्रीज ने इस पूरे मामले में मीडिएशन करने की कोशिश की, लेकिन अब तक कुछ भी सक्सेस वहां पे ऐसा नहीं मिल पाया है। तो उसी मीडिएशन की प्रोसेस में अभी सऊदी अरेबिया भी उतर गया है, और सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि भाई लड़ाई लड़ाई बंद करो, इसमें किसी का कुछ भी नहीं रखा है। तो सऊदी अरेबिया ने 30 कंट्रीज को इनवाइट किया है, इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राजील, चाइना, ठीक है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को इनवाइट किया है अपनी सिटी में, जेडा में, ठीक है, कि आप आए और पीस के लिए बात करें। बताता चलो, रशिया ने इससे में रशिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रशिया ने ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे बात क्या है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब, उन्होंने एक 10 पॉइंट एक प्रपोजल दिया है रशिया को, और ये कहा है कि साहब अगर आप ये 10 पॉइंट को मान लेते हो तो पीस पॉसिबल है। उस 10 पॉइंट के अंदर क्या है, उस 10 पॉइंट के अंदर ये कहा गया है कि जो रशियन ट्रूप्स हैं वो विदड्रॉ करें यूक्रेन की टेरिटरी से। 1991 में जब रशिया का ब्रेकडाउन हुआ था सोवियत यूनियन का, उस बॉर्डर को एक्सेप्ट करें। दूसरी बात, जो क्राइम किया है इस वॉर के दौरान रशिया ने, उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए, वॉर क्रिमिनल्स को। ये तीन चार तो आपको मैंने बता ही दिया, बाकी इसी तरह के छोटे मोटे मिला के 10 पॉइंट हैं जो कि रशिया ने रिजेक्ट कर दिए हैं, टोटली रिजेक्ट कर दिए हैं। रशिया ने ये कहना है कि बाई चांस मान लो अगर मैं मानता भी हूं, लेकिन सबको तो मैं ऑफकोर्स नहीं मानूंगा, तो रशिया का यह कहना है कि जो टेरिटरी हम लोगों ने कैप्चर की हैं उन्हें रशिया का पार्ट मान लिया जाए, क्योंकि एक नया टेरिटरी है, एक नया रियलिटी है। आप भूल जाओ 1991 को, याद रखो 2022 2023, ये रशिया का कहना है। ऑफ कोर्स यूक्रेन और रशिया इस बात को नहीं मानेंगे, और ये पीस प्रोसेस कहीं से भी सक्सेसफुल होती नजर नहीं आती है, क्योंकि दोनों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। यूक्रेन का ये कहना है कि भैया जब मैंने इतनी टेरिटरी को रिकैप्चर कर लिया है, अपनी वापस ले लिया है, तो मैं बाकी भी ले ही लूंगा। यूरोप और अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो यूक्रेन के अंदर जा रहे हैं लगातार, वेपन्स के तौर पे। तो उनकी वेपन की टेस्टिंग भी चल रही है भाई। तो सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, तो अमेरिका भी यहाँ पे कोई खास इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन उनको सक्सेस के चांसेस नजर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। उससे पहले भी बेलारूस और टर्की ने वहां पे पीस करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहे। चाइना भी थोड़ा इस दौड़ में आ रहा है सामने, चाइना ने भी थोड़ा एक 12 पॉइंट एक अपना बताया है पॉलिटिकल में, एक पीस स्टेबिलिटी इनिशिएटिव के तौर पे। लेकिन बीजिंग वाले प्रपोजल को तो वैसे ही वेस्टर्न कंट्री रिजेक्ट कर रही हैं। उनका कहना है कि भैया ये मॉस्को के फेवर में है, यूक्रेन के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि चाइना का ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है। चाइना ने अपनी स्टेटमेंट में वही घुमा फिरा के नेटो, ताइवान, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है, चाइना वाले प्रपोजल को भी। अफ्रीकन कंट्रीज ने भी कुछ प्रपोजल दिया है कि हम लोग भी भैया बना सकते हैं माहौल, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज खासकर वीट को लेके वो रशिया और यूक्रेन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जब से ये वॉर हुआ है तो फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ग्रेन के प्राइसेस शॉर्टेज हो गई है, प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। तो अफ्रीका भी चाहता है कि भाई अगर यहाँ पे शांति रहेगी तो वहां पे वीट वगैरह की सप्लाई भी प्रॉपर हो सकती है। तो ये पूरा मामला बनता है, ठीक है। अब जो होगा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, साउथ अफ्रीका, पोलैंड वगैरह ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम लोग आएंगे जेडा में, और यूएसए में से भी जो है कुछ लोग आ सकते हैं, हालांकि रशिया यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये पूरी मामला बनता है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर रशिया नहीं आएगा तो फिर काहे की पीस प्रोसेस मतलब जिस आदमी के लिए आप कर रहे हो वही अगर आपकी मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो फिर कोई पंचायत करके फायदा नहीं है। तो पंचायत का जो आउटकम है वो सबको पहले से ही पता है, इसमें कुछ होने वाला है सच है नहीं। एक एडिटोरियल जो आज का दिया गया है, मुझे तो वैसे कुछ खास लगा नहीं, बट थोड़ी बहुत इन्होंने अमेरिका और इंडिया के बारे में बात बोली है, कि इंडिया और अमेरिका का जो फिलहाल जो ट्रेड है वो $120 बिलियन के आसपास है।
जो कि काफी अच्छा है। और इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है रशिया, अमेरिका। बट इनका यह कहना है कि यार, जिस तरह से इन इकोनॉमीज का साइज है, उसके हिसाब से $120 बिलियन बहुत ही कम है। पोटेंशियल ज्यादा है। अमेरिका वर्ल्ड इकोनॉमी है, इंडिया भी 5वें नंबर पे है, सिर्फ $120 बिलियन, है ना। ये तो बहुत कम है। तो उसके पोटेंशियल हम लोग और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी अमेरिका जी, मोदी जी ने जो है विजिट किया, पिछले 75 ईयर्स में ये थर्ड स्टेट विजिट है किसी भी पीएम की अमेरिका में। और जब स्टेट विजिट होती है तो बहुत सारे अग्रीमेंट वगैरह भी किए जाते हैं। हम लोगों ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह, डिफेंस ट्रेड वगैरह के लिए बहुत कुछ अग्रीमेंट वगैरह वहां पे किए हैं। और अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, सीधी सी बात है। क्योंकि इंडिया इंडिया को अमेरिका एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल पार्टनर समझता है। अगर अमेरिका को चाइना से compete करना है तो कहीं ना कहीं इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो सकता है। इंडिया को अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि हमें तो टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एफडीआई चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें भी जरूरत है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं, राइट। तो हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्रो करना है, उन्होंने अपने इंटरनेशनल जो चाइना वगैरह को एडजस्ट करना है। तो जब यहाँ पे बात आती है ट्रेड की, तो ट्रेड को लेके आजकल इंडिया काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। यूएई को से के साथ हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोगों ने किया, यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कनाडा के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। यूएसए के साथ हालांकि हम लोगों ने अभी तक कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं की है। लेकिन मिस्टर बाइडेन का ये कहना है कि इंडिया और अमेरिका को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रिलेशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आगे जा चुके हैं। मतलब ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ऐसा इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो उनका ये कहना है बेसिकली। तो आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया और अमेरिका को कहीं ना कहीं दोनों को अपने इंटरेस्ट अलाइन करने पड़ेंगे, और बीच में जाके कहीं एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे मोदी जी अगर वहां पे गए तो डब्ल्यूटीओ में बहुत सारी जो जो कंप्लेंट्स थी इंडिया के खिलाफ, वो अमेरिका ने वापस ले ली। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अमेरिका इंडिया को वेलकम करता है ना। और उसके अलावा जिस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस से मैक्सिको, कनाडा वगैरह के बीच में किया गया है, तो ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो पॉसिबल नजर नहीं आता। लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में इंडिया और अमेरिका का काफी पोटेंशियल अभी है। जैसे इंडियन मार्केट के अंदर जो अमेरिकन वाइन्स हैं, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन जो वूल है, शीप मीट वगैरह है, वो हम लोगों ने वेलकम किया जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोगों ने किया। ऐसा ही अमेरिका के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे चेरीज, मैंगो, पोर्क, पोमेग्रांडे, ठीक है, ये बहुत पोटेंशियल एग्रीकल्चर में। हालांकि अमेरिका एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं है बेसिकली, लेकिन इंडिया तो है ना। हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट, खासकर मैंगो, बासमती राइस वगैरह, वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका में। तो उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। हाँ, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर बहुत ही बढ़िया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कई लेवल पे होता है। एक होता है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, एक होता है सर्विस लेवल पे, और एक होता है लेबर के लेवल पे, पीपल टू पीपल माइग्रेशन, ही यहाँ से वहां, जो कि इंडिया अमेरिका ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो भैया आधा इंडिया तो अमेरिका ही चला जाएगा। लेकिन कम से कम आप मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में तो कर ही सकते हो। लेकिन अमेरिका अभी इसकी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स हो सकता है वो इंडिया की मार्केट को फ्लड कर जाएं। तो आर्टिकल ये कहता है कि देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना भी करो तो भी आपको ये ट्रेड आगे लेके जाने की जरूरत है। 500 to 600 बिलियन डॉलर का टारगेट है हमारा 2030 का। लेकिन इनका ये कहना है कि स्काई इज द लिमिट, आप इसे जितना मर्जी ऊपर लेके जाना चाहो जा सकते हो। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 5G, 6G टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, राइट। अभी तो बहुत कुछ करना है, और आने वाला जमाना यही है। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी, चिप मेकिंग इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर, यहाँ पे इंडिया और अमेरिका कोलैबोरेट कर सकते हैं, और दोनों का फ्यूचर बढ़िया हो सकता है। और चाइना को दोनों को ही टैकल करना है। तो भैया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हालांकि हिस्टोरिकली इंडिया अमेरिका दोस्त नहीं थे, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम भी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी लोग हाथ हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो। बाकी तो इसमें मुझे कुछ खास और लगा नहीं था। उसके अलावा एक दो एडिशनल आर्टिकल हैं, आप पढ़ना चाहो तो वही पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग लेटर ऑन करेंगे। जो हरियाणा के नूह में जो कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, गुड़गांव में कम्युनल वायलेंस जो हो रहे हैं, इसकी कोई केस स्टडीज हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन उसको मैं वेट कर रहा हूँ, कोई अच्छा टेक्स्ट सेक्शन आए, कोई अच्छा एडिटोरियल आए,
तब इसको हम लोग कवर करेंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस टॉपिक को हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।